नमस्कार, मैं आपके साथ संजय पुनिया। राजस्थान की विधानसभा चल रही है, विपक्ष की कमजोरी बिल्कुल सामने दिख रही है, लेकिन अपने हक हुकूमत की लड़ाई लड़ते लड़ते राजस्थान के हनुमान का लक्ष्मण भी विधानसभा में है। मैं बात कर रहा हूं नारायण बेनीवाल की। नारायण जी मेरे साथ हैं। नारायण जी, मुख्य विपक्ष की भूमिका राजस्थान में कहीं न कहीं कमज़ोर है, क्या कहेंगे? ये बिल्कुल हनुमान जी तो हमेशा ये आरोप लगाते ही रहे हैं और ये सच्चाई भी है कि राजस्थान में मिलाजुली का जो खेल है, दोनों राष्ट्रीय पार्टियां मिलाजुली का खेल खेल के अभी आपने देखा कि 20 दिन के अंदर सिर्फ 8 दिन सदन चला। ये सदन क्यों नहीं चला, इतनी छुट्टियां क्यों हुई? और कल का जो एक एपिसोड जो था जिसमें भारतीय जनता पार्टी के विधायक को एक सम्मानीय और एक सीनियर विधायक को जो बार किया, उसके बाद आज फिर विधानसभा शुरू हो गई। तो कहीं ना कहीं दो मिला जुली का खेल राजस्थान के अंदर चल रहा है। नारायण जी, जब भी सरकार मजबूत होती है तब तानाशाही करती है। हमने इंदिरा जी के समय भी देखा है, हम आज मोदी जी को भी देख रहे हैं। आपकी पर्सनली सोच क्या है, मजबूत हो या मजबूर सरकार हो? देखिए, सरकारें तो मजबूत होनी चाहिए, मैं इसके पक्ष में हूँ। बस शर्त है कि उनका जो इच्छा शक्ति उनकी है वो ये हो कि जन भावनाओं की कदर करें, हमारे जो घोषणा पत्र हैं वो लागू हो और जनता में जो वादे करके हम लोग जो यहाँ विधायिका के अंदर आए हैं वो वादे पूरे हो, और वो एक मजबूत सरकार से ही संभव है। लेकिन उसकी आड़ में कई बार देखिए, सरकारें तो काम ही नहीं करती ना, ये बड़ी विडंबना की बात है। सबसे बड़ा प्रश्न जो होना चाहिए इस देश में कि जो 3 जो महत्वपूर्ण अंग है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, उसमें विधायिका का सर्वोच्च स्थान है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि कार्यपालिका जो है उसने विधायिका के सारे जो अधिकार हैं उनको कहीं ना कहीं ओवरलैप किया। आज आप देख रहे हो, एक आम व्यक्ति जो गाड़ी के अंदर चलता है और काली फिल्म के नाम पे सिर्फ उसको इसलिए उसका चालान हो जाता है आम व्यक्ति का कि अंदर बैठा व्यक्ति नहीं दिखता। आप नहीं देख रहे हो? मैं मीडिया के माध्यम से आपसे भी मैं मांग करूंगा कि प्रदेश के सारे एसडीएम से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक सबके लिए सब गाड़ियों में सफ़ेद पर्दे लगा के चलते हैं। क्या आप इससे ये क्या एक मैसेज है? ये सब मैसेज ये है कि लोकतंत्र के ठाकुर जो हैं वो हम हैं, और ये परिपाटी जब बदलेगी तब निश्चित रूप से देश का में परिवर्तन भी होगा। और मजबूत सरकारें यदि ईमानदारी से विधायिका के जो सारे के सारे प्रोटोकॉल, उनके हक और अधिकारों को जब समझने लग जाएगी तब आम जनता का सबसे बड़ा फायदा होगा। नारायण जी, लोकतंत्र की बात कांग्रेस बार बार कर रही है कि देश के अंदर लोकतंत्र समाप्त की ओर जा रहा है, सारी बातें हो रही है, लेकिन राजस्थान का प्रशासन के ऊपर भी बहुत बड़े सवाल है। राजस्थान की जो अभी शासन चल रहा है, प्रशासन है, इसके ऊपर क्या कहेंगे, किस प्रकार देखते हैं? आप तो विधायक भी हैं। देखिए, मैंने तो जब मेरा पहला जो सदन के अंदर भाषण था, मैंने यही कहा कि राजस्थान के अंदर जो लोकतंत्र के जो तीनों स्तंभ है वो कहीं ना कहीं डगमगा रहे हैं। प्रशासन यहाँ जो अपनी यदि बात करें तो अफसरशाही हावी है। अब आप देख रहे हो, इसको कहने की आवश्यकता नहीं है। आज यहाँ का जिला कलेक्टर जो है वो रिश्वत लेते पकड़ा जाता है, एसपी रिश्वत लेके पकड़ा जाता है। बजरी माफिया जो है वो एक एक थाने में 50-50 लाख की बंदियां चल रही है, लोग मौन है। उसके बाद आप देख रहे हो एसडीएम जो 2-2 एसडीएम जब सीएम की वीसी जीरो टॉलरेंस के नाम पे चल रही है और 2-2 एसडीएम 10-10 लाख की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े जाते हैं, तो कहने को बाकी क्या बच जाता है? मैं तो ये कह रहा हूँ, अफसरशाही इस प्रदेश के अंदर हावी है। क्योंकि मैं गहलोत जी की सरकार गिर रही थी और ये सही बात है कि अफसर लोगों ने मिलके और गहलोत जी की सरकार बचाई है, तो हो सकता है गहलोत जी का भी थोड़ा बहुत हिंट हो कि अफसरशाही हावी हो और उसी का नतीजा आम व्यक्ति को भुगतना पड़ रहा है। हमने देखा है सदन में और सदन के बाहर भी, आप हो चाहे हनुमान जी हो, बार बार दोनों जो बड़े मुख्य चेहरे हैं राजस्थान के, अशोक गहलोत और वसुंधरा के ऊपर बार बार वार करते आ रहे हैं। विकल्प के रूप में आरएलपी है। अब उपचुनाव में आप किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं? इन दोनों को हराना है या विकास का एजेंडा है? देखिए, एजेंडा विकास का है और उसमें सफल भी तभी होंगे ना जब ये दोनों हारेंगे। आज आप देखिए प्रदेश के हालात क्या हैं, कानून व्यवस्था की आप बात कर लीजिए। अभी जैसे कल की घटना जोधपुर जिले के बोइल गांव की, एक व्यक्ति को सिर्फ इसलिए मार दिया जाता है बेरहमी से कि वो नशा वृत्ति के खिलाफ वो आवाज़ उठाता है। वो युवक ये चाहता है, एक अच्छे सपने वो आंखों में देखता है कि मेरे गांव के अंदर कोई नशा करता है युवा नहीं दिखे, और ऐसे में उसकी हत्या हो जाती है। और अभी 36-40 घंटे बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होना, वो भी सीएम साहब के खुद के गृह जिले का मामला है। तो अब आप ये सोचो कि जब तक ऐसे व्यक्ति राजनीति से पीछे नहीं हटेंगे तब तक विकास
कि सोचना ही बेईमानी है। तो हमारा यही प्रयास है कि वहाँ के लोकल मुद्दे जो हैं उन मुद्दों को सरकार के सामने लाके और उन लोगों को विकास और मुख्य धारा में वो लोग कैसा हैं इन सबको मुद्दों को लेके और हम वहाँ चुनाव लड़ेंगे। और निश्चित रूप से जनता का आशीर्वाद आरएलपी को धीरे धीरे मिल रहा है और आने वाले 23 के अंदर जो है वो आरएलपी के ऊपर प्रदेश की जनता का बहुत बड़ा आशीर्वाद रहेगा। नारायण जी, मेरा लास्ट सवाल है आपसे। विकास का भी एजेंडा है, सारी बातें ठीक है, कांग्रेस में भी फूट है, बीजेपी में भी फूट है। अभी बीच में कयास से लगाए जाने लगे थे, जिस प्रकार अशोक गहलोत की सोनिया गांधी से मुलाकात हुई। आप सदन में होते हैं, वहाँ का माहौल क्या है? क्यों हम लोगों की तो एंट्रियाँ बैन कर रखी है। सरकार के चुनिंदा पत्रकार जाते हैं, जो गोदी में है वो लोग जाते हैं, हम तो गोदी में हैं नहीं, तो हम नहीं जा पाते। अंदर का माहौल क्या है? क्या वापस सरकार होटल में जाएगी? अब देखिए वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इतनी बड़ी बात मैं अपने मुंह से कहूँ अच्छी बात नहीं है, लेकिन सरकार वापस होटल में जाए या नहीं जाए, और बीजेपी और कांग्रेस की हम बात करें ना तो अब इस बात को करने में कोई सारांश नहीं है। क्योंकि एक नैतिकता जो होती थी पहले कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा वाला व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में रहता था, कांग्रेस की विचारधारा वाला व्यक्ति जीवन भर कांग्रेस में रहता था। अब वो बातें तो रही नहीं। अब आप यदि पूरा सिनेरियो कंट्री वाइड यदि हम सिनेरियो देखें तो अभी आप देखो कितने प्रमुख दूसरे दलों के नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन की। क्या किसी पार्टी को ज्वाइन करने से उसकी विचारधारा बदल जाती है? इसका मतलब ये कि लोगों को अब एक जो राष्ट्रीय पार्टियां जो है इनके दिमाग में एक ही बात है, कैसे ही करके सत्ता हथियाना और जीता हुआ उम्मीदवार हमें कैसे मिले। टिकाऊ का कोई मतलब नहीं है। अब तो ये जीता हुआ उम्मीदवार हो और संख्या बल हमारे पास हो ताकि हम सरकार की उस पर गद्दी पे बैठ जाएं। ये लोगों इन बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों का मुख्य एजेंडा होता है। मेरा मैं अंतिम सवाल था, लेकिन एक सवाल और मन में आ ही गया। उपचुनाव से पहले अगर कृषि कानून वापस हो जाते हैं तो क्या जो गठबंधन किया था आरएलपी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ, क्या वो राजस्थान के इन उपचुनावों में हो सकता है? ऐसे कुछ संभावना है? देखिए ये सारी बातें बड़े स्तर की बातें हैं। हमारे सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल ही इसके बारे में ज़्यादा बता पाएंगे, मैं इसको बताने में अधिकृत नहीं हूँ। देखिए गठबंधन आप जब कृषि प्रधान देश की हम बात कर रहे हैं तब किसान बचाना चाहिए ना, गठबंधन बचेगा नहीं बचे। हमारा ये प्रयास है कि देश का किसान बचे, देश का किसान खुशहाल हो, कि हम दिन 4 रहे ना रहे, तेरा वैभव अमर रहे माँ। जब ये इन नारों की बात जब हमारे जिन्होंने जो शहीद हुए हैं, जिन्होंने देश के ऊपर अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया, तो हम किसान परिवार से चुन के आते हैं। तो हमारा यही ध्येय है कि प्रदेश और देश का किसान खुशहाल हो। गठबंधन कोई बड़ी बात नहीं है, हम ये चाहते हैं किसान खुशहाल हो इस देश का। बहुत बहुत धन्यवाद नारायण जी। मेरे साथ थे नारायण बेनीवाल। बात साफ है, उपचुनावों में भी जाएंगे हराने के लिए नहीं, जीतने के लिए। अशोक गहलोत साहब, मोदी जी पर आरोप बाद में लगाना, पहले अपने राज्य को संभालिए। यहाँ की व्यवस्थाएं ठीक नहीं हैं। हमारा काम आप तक बात पहुँचाना है, हम पहुँचाते रहेंगे। देखते रहिए DP के न्यूज़।